Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel, that is MathVed. I want to deliver two lines to my Aradhya. Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva. बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। हम लोग रेसिड्यू और कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज और कंट्यूर इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, तो जिसमें रेसिड्यू वाला पार्ट खत्म हो गया था। अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट पढ़ना है हम लोगों को। अब देखिए, हम लोग कई सारे इंटीग्रेशंस जो हम लोगों ने क्लास 12th में सीखे हैं, वहाँ पर जा करके वो फेल हो जाते हैं। तो हम लोग उसे किस तरीके से कॉची थ्योरम लगा करके, या और भी जो इसके टाइप्स हैं, रूल 1 2 3 4th रूल तक हैं, 4 रूल तक, उनको लगा करके हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम लोग इस चैप्टर को इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। सारे टाइप्स देखेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे उन्हें अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो आज का टॉपिक चल रहा है वो हमारा एक तरीके से कंट्यूर इंटीग्रेशन का चल रहा है, तो उसी पे बात करेंगे और सारी बात करते चले जाएंगे एक साथ। ठीक, देखिए, सो व्हाट्स द हेडिंग इज कंट्यूर इंटीग्रेशन पे बात चल रही है और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, कंट्यूर इंटीग्रेशन। ओके, तो भैया सबसे पहला जो हम लोग इसमें एक टाइप यानी पहला रूल जो पढ़ने वाले हैं, दैट रूल इज रूल 1, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? फर्स्ट रूल है बच्चों अपना। पहला रूल ये है कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकालना हो राउंड अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, अगर हमें निकालने को ऐसा बोला जाए, क्वेश्चन बोले कि इंटीग्रेशन आपको निकालना है राउंड अ सर्कल, मतलब एक सर्कल के अंदर जिसकी रेडियस 1 हो, उसके अराउंड हमको अगर फाइंड आउट करना हो, सर्कल इंटीग्रेशन राउंड तो यूनिट सर्कल का मतलब भाई सर्कल ऑफ रेडियस 1, ठीक है, जिसकी रेडियस 1 हो। तो ऐसे में जो हमारे इंटीग्रेशन का जो टाइप जो हमारे सामने आएगा वो ऐसा आएगा, जिसे हमें करना होगा 0 से 2 पाई। आपको पता है 0 से 2 पाई एक राउंड होता है, और सर्कल है तो उसमें, और यूनिट रेडियस है उसकी, तो हम x की जगह पे 1 cos थीटा और y की जगह पे 1 sin थीटा पुट कर सकते हैं। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए d थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा वो, और इसे हमें सॉल्व करने को कहा जाएगा। तो हमारे पास, जैसा कि हमने बोला कि यूनिट रेडियस है, तो हमारे पास क्या होगा, हम आपको पूरा प्रोसेस समझा रहे हैं। वी हैव, हमारे पास क्या होगा, मॉड जेड की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यूनिट सर्कल है तो उसका मॉड जेड क्या होगा, 1। इसको हम लोग को क्या करना है, चेंज किस में करना है, पोलर फॉर्म में। तो 1 इंटू आर इंटू ई पावर आई थीटा होता है, ये हो गया। और आपको पता है ई पावर आई थीटा को कॉस थीटा, आइलर थ्योरम में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में लिखते हैं। हम लोगों ने किसमें, मैथमेटिकल मेथड्स में जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट था उसमें सीखा था। ठीक, अब अगर हम देखें जेड हमें पता है, तो जेड इन्वर्स क्या होगा, आपको पता है जेड से जेड इन्वर्स बनाने में बहुत कोई बड़ी बात नहीं होती, बस माइनस लग जाता है, माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, और अगर हम दोनों को ऐड करें और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ से हम कॉस और साइन की वैल्यू जेड के रूप में निकाल सकते हैं। अगर आप ऐड करोगे तो कॉस निकल के आएगा जेड प्लस जेड इन्वर्स अपॉन 2, और अगर हम साइन निकालना चाहेंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन थीटा विल बिकम जेड माइनस जेड इन्वर्स होल अपॉन 2i। आप एक बार सॉल्व करके देख लेना, यू विल गेट द सेम थिंग। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या है, ये सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूशन है। हम लोग के डिस्क्रिप्टिव वाले जितने भी बच्चे हैं, या फिर जो भी आप लोग एमसीक्यू वाले हैं, उनको भी ये चीज़ें चलनी चाहिए थी, ये चीज़ पता होनी चाहिए थी। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि जब आप ये चीज़ करोगे बच्चों, तो इसी में से कुछ ना कुछ बन जाता है एमसीक्यू में। देखिए, ये आपका यूनिट सर्कल पे बात होगी, हम लोग क्या पुट करते हैं वो याद रखना है आपको। ठीक, और लास्ट में सब्स्टिट्यूट करके हमारा कॉस और साइन क्या मिलता है वो भी आपको पता होना चाहिए। दीज आर ऑल द पॉइंट्स ऑफ विच विच विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन डायरेक्टली। ये एमसीक्यू के पॉइंट्स हो जाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन अगर देखा जाए, क्वेश्चन छोटा आ जाएगा तो एमसीक्यू में हो जाएगा, और थोड़ा बड़ा आ जाएगा तो दैट विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप। हम लोग बात तो पूरी लॉन्ग आंसर की करेंगे अच्छे से, जिसमें से शॉर्ट ऑटोमेटिक कवर हो जाए। फिलहाल एक क्वेश्चन है, 0 से 2 पाई गिवन है, ये राउंड सर्कल की तरह हो गया, डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा।
ठीक, या फिर ये इसके भी इक्वल हो सकता है, बात एक ही पड़ेगी, 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा। अगर आप इसको क्लास 12th मैथमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो आपको पता है ये एक टाइप हुआ करता था जिसमें कॉस थीटा या फिर साइन थीटा के tan में फॉर्मूले लिख दिए जाते थे हाफ एंगल में। साइन का फॉर्मूला आपको पता है 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस का tan में फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये रख करके हम लोग वहाँ पे सॉल्व कर लिया करते थे, लेकिन हमें वैसे नहीं करना है। हमें इसने बोला है कि ये प्रूव करो, लेकिन आपको पता है बीएससी में पहुँच गया और 12th तो आपने लगभग 2 साल पहले छोड़ दिया, लगभग 3 साल, 2 से ज़्यादा साल। हमको ये रेसिड्यू वाले चैप्टर यानी कॉन्टिन्यूअर इंटीग्रेशन के मेथड से इसको करना है। अब कैसे ये होगा चलिए देखते हैं। और क्वेश्चन में एक चीज़ और भी लिखिए कि ए जो है वो बी से ग्रेटर है और दोनों 0 से भी बड़े हैं। ठीक, अच्छी बात है। तो चलिए 0 से 2 पाई है, यूनिट सर्कल का सहारा लेकर के हम इसको सॉल्व करते हैं। कोई भी एक ले लीजिए, चाहे कॉस वाला ले लीजिए चाहे साइन वाला ले लीजिए। देखिए तो हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया आई के इक्वल, आई इक्वल टू 0 to 2 पाई और अपना डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। हमने सी पे मान लिया इसे, ठीक है, कि सी बी अ यूनिट सर्कल, दैट इज यूनिट सर्कल है तो मॉड जेड की वैल्यू 1 होगी, जेड की वैल्यू ई पावर आई थीटा होगी, या आप कह सकते हो जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा, है ना। यहाँ से आप डी जेड अगर निकालोगे तो ई वाले में अगर कर दें तो आई बाहर आ जाएगा, आई ई पावर आई थीटा और डी थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू जेड प्लस जेड इनवर्स, अभी पहले लिखाई हम लोगों ने 2, ये होगी। चलेगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो जेड इनवर्स को 1 अपॉन जेड लिखोगे आप और सॉल्व करोगे तो यू विल गेट जेड स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन 2z, ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, यहाँ पे। और यही अगर हम साइन वाला कर देते बच्चों, ऐसे करके जो नीचे a प्लस बी साइन वाला है, तो साइन में साइन थीटा वाला फॉर्मूला वैल्यू रखते हैं जेड माइनस जेड इनवर्स अपॉन 2i, है ना। तो फिलहाल एक बताते हैं, दूसरा समझ जाएंगे। क्वेश्चन लॉन्ग आंसर की तरह ही है, लेकिन कोशिश रहे कि आपको समझ में आए। तो वैल्यू पुट करिए, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, वैल्यू रखते हैं हम लोग c डी जेड डी थीटा, जो डी जेड है अपॉन में एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आई ई पावर आई थीटा लिखा हुआ है ना, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई पावर आई थीटा को जेड लिख दें और ये डी थीटा रहने दें। डी थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे हम लोग तो डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी थीटा, क्योंकि डी थीटा तो पहले से क्वेश्चन में दिया है तो हम जेड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं उसे, तो डी जेड अपॉन आई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे डी जेड अपॉन आई जेड रख देंगे और बाकी कॉस थीटा की जगह जो रखना है सो रखेंगे। चलिए रखते हैं, तो डी जेड की जगह डी थीटा की जगह डी जेड अपॉन आई जेड और नीचे में ए प्लस बी कॉस थीटा था ना, तो बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2z। जेड में इसलिए चेंज कर देना क्योंकि रेसिड्यू की हेल्प लेनी पड़ेगी हम लोग को, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन आएगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले तो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता था क्लास 12 में हम लोग ने सीखा है कि वो कांस्टेंट हम लोग बाहर कॉमन लेते थे, और ये आई भी है तो 1 अपॉन आई भी आपका आ गया बाहर, और एक तो 2 भी ऊपर आएगा तो 2 भी बाहर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने के बाद ये हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा, डी जेड अपॉन 2az अपॉन बी, क्योंकि b इसमें से कॉमन आ जाएगा, प्लस 1 और प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया, ठीक है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ, 2az अपॉन बी, ठीक है, प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक ठीक ठीक, सही है। तो अब क्या करना है, हम इसको मान लेंगे, ये जो i है 2 अपॉन आई बी, तो ठीक है, हम इस पूरे को f ऑफ z डी जेड मान ले रहे हैं। ठीक, लेट कर लिया, इसको भी से भी लिख सकते हैं और लेट भी लिख सकते हैं, चलेगा। अब हमें दिक्कत कहाँ हो रही होगी, जो डिनोमिनेटर साइन है, डिनोमिनेटर है वहीं पे दिक्कत हो रही होगी। अगर वो 0 हो जाए तो फिर इसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पे पोल ढूंढेंगे। ठीक है, लिखेंगे पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड। पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड कैसे आएगा बच्चों, पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड तो रख लीजिए 2az
अपॉन बी प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको याद होगा एक श्रीधराचार्य थे हमारे, जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ख़तरनाक था, जिनको कॉपी किया था उमर खयाम ने, बहुत ज़्यादा चेंजमेंट नहीं किया था लेकिन अपना एक नाम दे दिया था। उमर खयाम हमारे एक पोएट थे, उन्होंने मैथमेटिक्स में एक चीज़ कॉपी कर लिया था एसडीएम की, मतलब श्रीधराचार्य जी की। ठीक है, तो श्रीधराचार्य मेथड क्या कहता है, एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका रूट निकालना हो, अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूँ, मैं हमेशा बताता रहता हूँ पुरानी चीज़ों को। ax² + bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो श्रीधराचार्य ने बोला था कि आप डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हो -b + -√b² - 4ac/2a की मदद से, इसकी मदद से आप निकाल सकते हो। तो ये चीज़ आपको अगर दिमाग में ना हो तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। तो वैसे यहाँ पे z की वैल्यू क्या निकलेगी, -b, यहाँ पे b की जगह पे क्या है 2a है, ठीक है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे एलसीएम भी ले लेते तो बात, चलिए कोई बात नहीं है, -b होगा -2a/b प्लस माइनस √b² - 4ac, √b² - 4ac। अच्छा एक चीज़ करते हैं कि थोड़ा इजी लगेगा वो चीज़ करने पे, ऐसे ज़बरदस्ती का डिवीज़न। अब यहाँ पे एलसीएम ले लोगे अगर, तो एलसीएम में क्या आएगा, bz² 2az प्लस b इज इक्वल टू 0। अब लगा दो आप श्रीधराचार्य एसडीएम, श्रीधराचार्य मेथड एसडीएम। तो z की वैल्यू कितनी आई, -b यानी -2a प्लस माइनस √b² - 4ac यानी 4a² - 4ac यानी -4b² अपॉन 2a, 2a यानी पहली वाली 2b, a मतलब ये वाली पोजीशन, ठीक है। पोजीशन के हिसाब से x² के साथ जो लिखा होता है उसे a बोलते हैं, हालांकि कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ आ गया आपके सामने। इसे थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं बच्चों, आप अलग करेंगे तो -a/b हो जाएगा प्लस माइनस, और इसमें से 2 बाहर ले सकते हैं आप, 4 कॉमन लेकर के रूट में से 2 बाहर आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो √a² - b² होल अपॉन b बचा। तो यहाँ से 2 वैल्यूज़ निकल के आ गई, ठीक है। एक अल्फ़ा एक और बीटा मान लेते हैं लेट यहीं पे ही लेट अल्फ़ा को हम मान लेते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेते हैं। तो अल्फ़ा वाले को -a/b प्लस √a² - b² अपॉन b, और बीटा ले लेते हैं, उसको मान लेते हैं नेगेटिव वाला, -a/b माइनस √a² - b² अपॉन b, ठीक, ये मान लेते हैं। अब अगर आप देखें, आपको याद होगा कि क्वेश्चन बोला था a इज़ ग्रेटर देन b इज़ ग्रेटर देन 0, है ना। देखिए बिकॉज a इज़ ग्रेटर देन b इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम कह सकते हैं अगर ये जो अल्फ़ा लिखा हुआ है उसका अगर आप मॉड लोगे, जो अल्फ़ा लिखा हुआ है, देखिए एक भाई अल्फ़ा जो लिखा हुआ है बच्चों, अल्फ़ा में देखिए कुछ ना कुछ घटेगा तो ज़रूर, ठीक, प्लस माइनस है साइन इसका, तो घटेगा तो कुछ वैल्यू छोटी तो आएगी, है ना, और छोटी होने के बाद ये एक तरीके से इसकी वैल्यू <<1 आएगी। लेकिन जो बीटा है बच्चों, बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, और हमें बात करनी है क्या, विद इन यूनिट सर्कल, विद इन यूनिट सर्कल। तो विद इन कौन आएगा, विद इन वाला ये रहेगा, ये वाला तो नहीं रहेगा, तो इसका रेसिड्यू नहीं निकाला जाएगा। रेसिड्यू किसका निकलेगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा वाले का, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं, देखिए निकाला जाए, चलिए fz तो हमारा मिल ही गया है। fz क्या है यहाँ पे पूरा का पूरा, fz इज इक्वल टू 2/i/b dz, और इंटीग्रेशन हटाने के बाद मान लेते हैं पूरा fz था, तो 2a/b इंटू z प्लस 1 प्लस bz², ये था ना, ठीक है। अच्छा ये बीटा वाली वैल्यू 1 से बड़ी कैसे, ये मैंने शायद नहीं बताया, एक बार देख लो आप। अगर आप देख पा रहे होंगे तो अल्फ़ा में ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक, तो कुछ ना कुछ माइनस तो करना ही पड़ेगा, तो वैल्यू कम आएगी तो वो इनसाइड आ जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन लेंगे और जैसे मॉड लगाएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल से बाहर हो जाएगा। इसीलिए इसका हमारा एक भी ये पोल में काउंट नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा, सिर्फ एक ही सिंपल पोल होगा। कैसा होगा, यहाँ पे सिंपल पोल होगा अल्फ़ा वाला, ठीक है, एक ही है तो सिंपल पोल होगा, ठीक। अब हमें पोल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, पोल को यहाँ पे हेल्प मतलब अगर हम सॉल्व करेंगे, इस वाले को सॉल्व करें, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे, 2/i/b, तो ठीक है,
ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको हम जो अल्फ़ा और बीटा माने इसको z माइनस अल्फ़ा और z माइनस बीटा, आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपको फैक्टर्स मिल जाते हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस अल्फ़ा और बीटा में ये सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिक लग जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए पोल निकालते हैं, रेसिड्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे रेसिड्यू एट, आपको पता है z इज इक्वल टू अल्फ़ा पे निकालना है, तो आज ही सीखा हम लोगों ने लिमिट z टेंडिंग टू अल्फ़ा और z माइनस अल्फ़ा और f ऑफ z, ये तो करते हैं जिससे कि अल्फ़ा वाला कैंसिल हो जाए। लिमिट z टेंड्स टू अल्फ़ा z माइनस अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ z की वैल्यू कितनी थी 2/IB z माइनस अल्फ़ा और z माइनस बीटा। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ बिल्कुल, ये वाला टर्म जो है वो अल्फ़ा के साथ ख़त्म हो जा रहा है, और जैसे आप अल्फ़ा रखेंगे यू विल गेट व्हाट 2/IB और अल्फ़ा माइनस बीटा, इजंट इट, है ना, ठीक है। अब ये जो अल्फ़ा माइनस बीटा है उसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है भाई, रखनी पड़ेगी। अल्फ़ा में से बीटा को माइनस करना पड़ेगा। सोचिए जरा, घटा के देखिए, यहीं पे ये लिखा तो है हमें वैल्यू। अल्फ़ा में से बीटा को आप माइनस करोगे तो देखो क्या होगा, यहीं दिखा देते हैं। ये तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, यहाँ माइनस लगाओगे तो ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये मेरे ख्याल से नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, बाकी ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये 2√a² प्लस a² माइनस b² अपॉन b, ठीक है। मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए भाई, अब जैसे अल्फ़ा माइनस बीटा करेंगे यू विल गेट व्हाट सी 2/IB, अल्फ़ा माइनस बीटा क्या बताया अभी हमने, 2/B √a² माइनस b²। क्या क्या कट जाएगा यहाँ पे खुद देख लीजिए, b से b कट गया, 2 से 2 कट गया। सो आंसर जो आएगा वो आएगा अपना 1/I टाइम्स √a² प्लस √a² माइनस b²। तो एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/I टाइम्स √a² माइनस b²। और ये जो हम लोग प्रोसेस सीख रहे हैं बच्चों, इस प्रोसेस में जो हम लोग लास्ट में हमारा आंसर आता है वो मैंने यहाँ पे शायद बताया नहीं है क्या, आंसर क्या आता है यहाँ पे देखिए। अब जो इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो तो आंसर क्या आता है, मैं यहाँ पे लिखना शायद रह गया, रुक जाओ बता देता हूँ। तो ये जो हमारा इसका सॉल्यूशन होता है, तो क्वेश्चन की वजह से रह गया, कोई बात नहीं, चलिए यहीं पे बता देता हूँ। ये जो यहाँ पे फाइंड करके लिखा हुआ है ना, इसी की वैल्यू जो आती है लास्ट में रखने के बाद क्वेश्चन की, चलिए देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका जो हमारा आंसर बनता है वो आंसर बनता है जो भी इंटीग्रेशन में हमारा 0 से 2π रहेगा, ठीक, 0 से 2π जो भी रहेगा अपना f ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा जो भी रहेगा वो हमारा 2πI और सिग्मा आर मतलब रेसिड्यू का सम, यही उसका आंसर होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखेंगे, दिमाग में से रखेंगे, ठीक है। हमें सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व पहले कर लेते हैं इसको। हम लोग लास्ट में तो एक ही रेसिड्यू निकला था, रेसिड्यू की वैल्यू 1/I √a² माइनस b²I। अब इसको हम लोग बस लिख लेते हैं सॉल्व करके। तो हम लिखेंगे बाय कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम। पिछली वीडियो में सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैंने कि कॉची ने यही बताया था कि आपको कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कैसे करना है। अब कुछ टाइप्स हैं तो वो वाले सारे टाइप्स हमने यहाँ बता दिए। जो हमने आई माना था स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू आ जाएगी 2πI और सिग्मा आर। तो हमने आर क्या निकाला है अभी, आई निकाला 1/I √a² माइनस b²। आई से आई कैंसिल हो गया, आई से आई कैंसिल हो गया, तो 2π अपॉन √a² माइनस b²। तो सोचिए राउंड द सर्कल विद यूनिट रेडियस होगा, तो देखिए क्या हुआ, उसका आंसर कितना आ गया, यानी इंटीग्रेशन 0 से 2π और अपना डी थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2π अपॉन √a² माइनस b²। ये आंसर अपना हो गया, ठीक। ये तब इसको करने का तरीका है, ये तब है जब 0 से 2π में हो। अब अगला तरीका देखिए जब -∞ से +∞ होता है। देखिए रूल 2 क्या है, रूल 2 में आप जो आई मानते हैं, जो आई क्वेश्चन में पूछा जाता है वो -∞ से +∞ होना चाहिए, नहीं होगा तो बना लेंगे। अगर 0 से ∞ होता है तो भी उसको बनाया जा सकता है, -∞ से +∞, वो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से बन जाता है। वो क्वेश्चन आएगा, बताया जाएगा। FZ, अभी आप खाली MCQ पे ध्यान देना है, तो पहले आप इसके टर्म्स को पढ़िए जो बता रहा हूँ, उसके बाद जो एक करने का तरीका है वो एक क्वेश्चन लेकर के भी समझाया जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। FZ में पूछा जा सकता है, चाहे
एक्स में लिखा होगा तो हम लोग वैसे भी उसको जेड में कन्वर्ट कर देंगे, एफ एक्स में भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन, ठीक। तो ये जो आता है ये किसके इक्वल आता है, कैसे निकाला जाता है, आई हमारा जो होता है, आई को ही हम लोग लेट करते हैं किसके इक्वल, लेट करते हैं हम लोग आई जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है हमारा माइनस आर से प्लस आर, ठीक, माइनस आर से प्लस आर, एफ एक्स डी एक्स प्लस यही चीज़ एक हमारा क्लोज कर्व यानी C1 में कन्वर्ट हो जाता है एडिशन में, एफ जेड और डी जेड, ठीक, क्लियर है बात ये। अब सुनिए इसके बारे में थोड़ा और इसमें एक चीज़ और हमें करनी होती है, ये पहला पॉइंट होता है इसी में, और दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें, वो भी सॉल्व करना होता है हमें। लिमिट जो हमें आर की आर को हमें इन्फिनिटी पे ले जाना है ना, क्योंकि देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाना है तो हमने उसकी जगह पे आर लिख दिया। अब हम फंक्शन को देख लेंगे कि आर टेंस टू इन्फिनिटी पे फंक्शन कैसा परफॉर्म कर रहा है ना। इन्फिनिटी पे हम लोग यही तो है हमारा रेसिड्यू निकालने का तरीका, इन्फिनिटी पे ये निकालने पे ये ज़ीरो आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे और हमारा आई का आंसर आ जाएगा। और देखिए इसमें 2 चीज़ें दिमाग में रखनी है जो इम्पोर्टेंट है कि ये अपर हाफ प्लेन पे बात होगी। अपर हाफ में बता चुका हूँ कि क्या होता है, अपर हाफ, लोअर हाफ, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, ये सब प्लेन पे बात होती है। पहली बात तो इसमें अपर हाफ पे बात होगी, और साथ ही साथ इसमें कोई भी पोल एक्सिस पे नहीं होगा, नो पोल ऑन एक्सिस, नो पोल ऑन कौन सी एक्सिस पे, जेड प्लेन पे। भाई प्लेन जो बनता है वो 2 एक्सिस को मिलाकर बनता है। नो पोल ऑन रियल एक्सिस, रियल एक्सिस को ही फिलहाल एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स में एक्स वाला रियल पार्ट होता है, वाई वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, तो एक्स वाले को रियल एक्सिस बोलते हैं, यानी कुल मिला के एक्स एक्सिस को ही रियल एक्सिस बोलते हैं। तो इतना करने के बाद ये आपका आंसर मिलता है। अब देखिए क्या है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं किस पे। और एक चीज़ और देखिए, सबके आंसर वही आते हैं भाई, आई की वैल्यू इससे तो निकलेगी, और साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं ये फिर से कॉची रेजिड्यू थ्योरम का इस्तेमाल करके इसे हम ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है सॉल्व क्या करना है हमें, ध्यान से देखिएगा कैसे रिलेट करते हैं, क्या करते हैं। 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें इन्फिनिटी आ गया। अब जब इसमें इन्फिनिटी आ गया बच्चों, तो हमारे दिमाग में तुरंत रूल 2 आना चाहिए, लेकिन रूल 2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, तो हम इसको सॉल्व माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए ही करेंगे, और फिर बाद में उसे 0 से इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा वही पूछा है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये जो हमारा आई है ये दिया है एक्स में, लेकिन हम इसको बदल लेते हैं किसमें, जेड में, ठीक है, जेड में बदल लो तो डी जेड, क्योंकि कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लिमिट अगर वही रहती है। ये भी आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि इफ़ यू आर नॉट चेंजिंग योर लिमिट्स, तो नॉट योर्स इंटीग्रल्स, इफ़ यू आर नॉट चेंजिंग लिमिट देन यू कैन चेंज द वेरिएबल मल्टीपल टाइम्स, कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं, बस लिमिट हमारी चेंज नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिए आगे आई तो मिल गया हमने, अभी इसको इसमें एफ जेड क्या होगा, एफ जेड जो है हमारा 1 अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर होगा, ठीक, 1 प्लस जेड स्क्वायर। हमने क्या कहा था कि भाई इसमें जो आप इन्फिनिटी वाली बात करते हैं, तो यही जो हमारा आई होता है, यही हमारा एक तरीके से इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन कर्व एफ जेड डी जेड, ठीक है। तो ये एफ जेड डी जेड जो है इन्फिनिटी वाला, जब हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, तो इसे हम किसके इक्वल मानते हैं, वही जो मैंने बताया था इससे पिछली पेज पे कि माइनस आर से प्लस आर एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक दूसरे कर्व पे एफ जेड डी जेड। अब देखिए ये तो हमारा क्लोज्ड कंट्यूर है सी, और जो हम अपर हाफ की बात कर रहे थे वो क्या था, ये हमारा क्या है, क्लोज्ड कंट्यूर है, ठीक, वेयर सी इज़ द क्लोज्ड कंट्यूर। ये आपको लिखना है, जो भी चीज़ मैं ऐसे लिखता हूँ आपको वेयर करके लिखना चाहिए, कहाँ, जब आप क्वेश्चन लिख लेते हैं उसके बाद। C1 क्या है, अपर हाफ है, अपर हाफ, ठीक है, अपर हाफ है, ये हो गया, ठीक, अपर हाफ है। और ये जो हम लोग यहाँ पे भाई इससे पिछले वाले में 0 से 2 पाई था उसमें हमने यूनिट सर्कल लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा,
एंड जो हमारा मॉड ऑफ z होगा बच्चों, ये उसकी रेडियस हमारी r होगी, ठीक है। और r सोचे कितना होगा, लार्ज सर्कल है, इसीलिए तो r तो हमारा इन्फिनिटी है, तो लार्ज सर्कल हमारा कहा जा रहा है, यानी इतना बड़ा सर्कल जिसकी रेडियस इन्फिनिटी हो, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा ठीक, और हम निकालने जा रहे हैं अब पोल, पोल ही की बात होती है इसमें, पोल ऑफ एफ जेड, चलो निकालते हैं, पोल निकल जाएगा फिर आंसर हमारा काम हो जाएगा। तो नीचे ये इसको जीरो कर दीजिए, 1 + z² को, यहाँ से z निकालेंगे तो देखिए z² = -1, यानी z की वैल्यू ±i। अभी बात हुई कि अपर हाफ की बात करनी है ना, अपर हाफ को क्या कहते हैं, मतलब अपर हाफ कहाँ होता है, यही अपर हाफ है ना। अपर हाफ में आपका ये -r से लेके +r तक होती है, ठीक। अपर हाफ देखोगे तो भैया यहाँ पे जितनी भी वैल्यू होगी पॉजिटिव वाली होगी, अगर देखा जाए इसके अंदर हमारा 0,1 होगा, यानी सही से बोला जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ i होगा, -i तो यहाँ नीचे होगा ना, तो -i तो लेना ही नहीं है, क्योंकि इस पे हमको अपर हाफ पे बात करनी है। तो रेसिड्यू किस पे निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही पोल पे निकलेगा। हेयर यू कैन राइट इट एज ओनली वन सिंपल पोल एट z = +i। तो हमें इसी पे रेसिड्यू निकालना है, निकाल लो भैया रेसिड्यू। तो क्या होगा भाई, रेसिड्यू एट z = i, क्या होगा फॉर्मूला, लिमिट z टेंडिंग टू i, z - i और f ऑफ z, ठीक, रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सो रेसिड्यू कितना आया, = अपना लिमिट z टेंडिंग टू +i और z - i। अब एफ जेड क्या था अपना, एफ जेड था हमारा 1/1 + z² था ना, 1 + z² को क्या हम z + i और z - i नहीं लिख सकते, z - i कैंसिल हो गया, और z की जगह पे i रखेंगे तो 1/i + i यानी 2i हो गया, 1/2i, ठीक। तो अब इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन fz dz = 2πi और रेसिड्यू r, सॉरी सिग्मा r, तो 2πi, इसकी वैल्यू आई 1/2i, कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, पाई। ये तो ठीक है कि नहीं। और हमें एक वो वैल्यू भी चेक करनी रहती है, कौन वाली, जो पॉइंट नंबर 2 था वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 मतलब लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। चलिए इसको चेक करते हैं, ये हो भी रहा है कि नहीं, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे फिर, ठीक है। चेकिंग, उसको चेक करना जरूरी है, हालांकि करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे डिस्क्रिप्टिव में लिख के दिखाना जरूरी होता है। वो तो फॉलो फिर भी करेगा, क्योंकि इनको देना ही वही है, लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी, LIM लिखो या LT भी लिखो चलेगा, बात एक ही होती है। z ऑफ fz, इन्फिनिटी पे आप चेक कर रहे हैं कि कोई दूसरा पोल तो नहीं मिल जा रहा है, कोई दूसरा रेसिड्यू तो नहीं निकल जा रहा है, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। r मतलब मॉड z की वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी, z इंटू एफ जेड कितना था, 1/1 + z²। अब आप z की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे बच्चों, तो देखो नीचे की पावर ज़्यादा है, ऊपर की पावर 1 है, तो कटेगा भी तो एक ही कट पाएगा, नीचे इन्फिनिटी, यानी कुल मिलाकर 0 आएगा, तो 0 आ रहा है यहाँ पे। सेटिस्फाइड ना, सेटिस्फाई तो कर रही है दूसरी वाली कंडीशन, ठीक, दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज अभी हमको पता है कि जो हमारा अगर निकाला जाए तो जो C1 निकलता है वो किसके इक्वल आया था, यानी जो हमारा आंसर आया था fz dz, वो कितना आया, पाई आया ना। और ये है क्या, ये फिलहाल है -∞ से +∞ के बीच में निकला है, जो भी निकला है 1/1 + z² dz, ये निकला है, लेकिन हमें 0 से पाई चाहिए। और आपको पता है अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पे जाएं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या कहता है, और बढ़ा देता हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन की का एक 4th या 5th प्रगुण नाम से पढ़ते थे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते थे हम लोग कि भाई ऐसे पढ़ते थे, इफ़ वी हैव -a to +a fx dx, याद आ रहा है, ये याद दिला रहा हूँ मैं आपको, इसकी 2 वैल्यूज़ होती थी। सबसे पहले अगर ये इवन फंक्शन है, माइनस किया
तो उसकी जगह पे पॉजिटिव आ गया, इवन फंक्शन है, तो 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाता था, या फिर इसकी वैल्यू 0 हो जाती थी सच दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये एक इवन फंक्शन है पूरा। देखो जो वेरिएबल उसकी पावर कितनी है 2, पावर 2 वाले, 4 वाले, 6 वाले, 8 वाले, कॉस सेक, है ना, ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं वो सब क्या होते हैं, इवन फंक्शन है। तो ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो आप जैसे अप्लाई करोगे इसमें तो यही किस में बदल जाएगा, 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी और 1/1 प्लस, मैं जेड की जगह एक्स लिख दे रहा हूँ क्योंकि वो भी चेंज कर सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू पाई आया। अब 2 को उधर भेज दीजिए, 0 से इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई/2। अब ये तो हो गई हमारी डिस्क्रिप्टिव तरीका सॉल्व करने का। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बन रही है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। शॉर्ट ट्रिक वही बन रही है जो हम लोगों ने क्लास 12th में सीखा है, डायरेक्टली इन्वर्स को सॉल्व करने का तरीका। डायरेक्ट अगर आप इंटीग्रेशन जानते हैं तो मेरे ख्याल से आपको दिख भी रहा होगा, चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये ज़रा ध्यान से देखिए इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी तो ठीक है, जो भी है डेफिनेट है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको याद आ रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स का होता है ना। टेन इनवर्स को लिखेंगे हम, और फिर हमारी लिमिट क्या क्या है, टेन इनवर्स एक्स 0 से इन्फिनिटी, ठीक, इन्फिनिटी रखोगे तो टेन इन्फिनिटी कब आता है, पाई/2 पे, टेन 0 0 पे आता है, तो देखिए पाई/2 ऑटोमेटिक प्रूव हो गया। तो ये तो हमारा शॉर्ट तरीका हो गया। अगर आपको ये एग्जामिनेशन में आता है तो आपको कैसे करना है, वही पुराने तरीके से जो आप लोगों ने पहले सीख रखा है, जेड में लिखा हो चाहे एक्स में लिखा हो, जेड को कॉम्प्लेक्स ना समझ करके रियल समझ के सॉल्व कर लेंगे। आ रही बात समझ में। चलिए तीसरा जो हमारा पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। चलिए रूल नंबर 3 देख लेते हैं, ये थर्ड रूल है, ठीक है, इसके बाद ही चैप्टर हमारा ख़त्म होगा। इसका भी एक क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए ये होगा बच्चों आई इज इक्वल टू, ये भी तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही होगा, लेकिन अंदर कुछ अलग चीज़ है। रैशनल फंक्शन होगा पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, और साथ ही साथ उसके या तो कॉस एम एक्स होगा, ठीक, कॉस एम एक्स डी एक्स होगा, या फिर यही पूरा का पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ठीक है, और साइन एम एक्स होगा डी एक्स होगा। तो आपको पता है कॉस और साइन जब भी आता है बच्चों तो उसको ई में बदल लिया जाता है, ई पावर आई थीटा में आइलर थ्योरम के हिसाब से बदल दिया जाता है। चेंज करके आता क्या है, चेंज करने के बाद ये दोनों ही के दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे, मतलब दोनों को ही आप लिख सकते हैं। देखिए कॉस होगा तो जाहिर सी बात है वो रियल पार्ट होगा, ये रियल पार्ट होगा, ये इमेजिनरी पार्ट होगा, किसका, ई पावर का। ये किसका पार्ट, आई एम एक्स का रियल पार्ट है ये, और ये ई पावर आई एम एक्स का ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हम जब इन दोनों को देखेंगे तो इसको हम कन्वर्ट करके ये ज़रूर लिख सकते हैं कि भाई यही जो है कन्वर्ट हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स तो ठीक है, उसको मान लेते हैं वो एफ एक्स है, ठीक है, और इन इन दोनों में किसी की भी जगह आई एम एक्स लिख देंगे, मतलब, और अपने हिसाब से जैसे अगर इसने कॉस वाला क्वेश्चन दिया है तो यहाँ लिख देंगे रियल पार्ट, ठीक, और अगर साइन वाला दिया है तो इमेजिनरी पार्ट लिख देंगे। मतलब यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक। अब ये क्वेश्चन कराते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसी का आंसर हमारा किसके इक्वल आ जाता है, 2πi, और जो भी रेसिड्यू बनेगा बच्चों उसे कर लेंगे, है ना। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, हालांकि ये था पिछला ही वाला रूल नंबर 2, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कॉस और साइन मिला, तो कॉस और साइन को हमने ई में कन्वर्ट कर लेंगे। ई में कन्वर्ट करने के बाद वापस से ये रूल नंबर 2 ही की तरह फॉलो होगा। मतलब कैसे, बिल्कुल वैसे ही, अभी करा रहा हूँ क्वेश्चन, क्लियर हो जाएगा कैसे। यहाँ इसको हमें रूल 2 ही की तरह करना है, बस हमने एक स्टेप बढ़ा दिया, कौन सा, कॉस और साइन को ई में लिखने का, ठीक। तो चलिए भाई देखिए उसी पे बेस्ड आपके सामने क्वेश्चन, कॉस ए एक्स लिखा है ना, 0 से इन्फिनिटी है, तो वही करना तो वही है इसमें। अब कैसे करना है ध्यान से सुनिए। देखिए इसमें जो हमारा लेट करने वाला पोर्शन है वो क्या है, लेट मैं कर रहा हूँ एफ जेड, अगर आप साइज देखें तो वैसे तो पहले से लिख लेना चाहिए आई की तरह, उसके बाद एफ जेड लिखना चाहिए। आई इज इक्वल टू अपना 0 से
इन्फिनिटी, मैं x की जगह z कर दे रहा हूँ, चलेगा? ए जेड, क्योंकि आपको पता अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट्स को बिना चेंज किए आप वेरिएबल कितने भी चेंज कर सकते हैं। एक्स की जगह वाई लिख लो, अपना नाम का फर्स्ट लेटर लिख लो, सर नेम लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। यहाँ पे मैंने एफ जेड को कॉस ए एक्स को छोड़ करके बाकी हमने क्या किया, एफ जेड मान लिया। मतलब एफ जेड क्या है हमारा, जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक, चलेगा। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी जेड अपॉन क्यू जेड, ठीक। अच्छा, ये सारा हाल चाल जो भी चल रहा है बच्चों, ये अपर हाफ पे ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने रूल 2 लिख दिया, तो रूल 2 में हालांकि पहले भी मैंने बताया कि अपर हाफ में ही चलेगा, तो ठीक है इतना। यहाँ पे एक चीज़ अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो वो ज़्यादा होनी चाहिए हमेशा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, ठीक है, न्यूमरेटर से। तो वो चीज़ यहाँ पे है पहले से ही, नहीं तो डिवाइड करके उसको अलग अलग करना पड़ेगा ना। इंटीग्रेशन में भी वाई किया कर सकते थे, वही करते थे। यहाँ पे ऊपर तो z पावर 0 है, नीचे z पावर 4 है, तो हो ही गया फिलहाल। आगे बढ़ते हैं, हमने क्या किया पोल के लिए, अब पोल निकालते हैं। पोल के लिए हमने क्या करना है, क्यू जेड को 0, इसीलिए हम लोग जो हमारा डिनोमिनेटर था उसको हम लोग 0 करना चाह रहे थे, ठीक है, कर लिया। आई बी यहाँ पे 2 आ गए, आई बी दोनों के दोनों अपर हाफ में पड़ेंगे, तो एक तरीके से पोल ऑफ ऑर्डर 2 है ना, इट इज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। अब देखिए ऑर्डर 2 वाले में तो डिफरेंशिएशन चलता है ना, क्या होता है उसका फॉर्मूला, उसका रेसिड्यू जब हम लोग निकालते थे पोल ऑफ ऑर्डर 2 का, तो जेड इक्वल टू आई बी का निकालेंगे अगर आप, तो फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था कि आपको याद हो, अगर मैं आई बी क्यों लिख रहा हूँ, मैं ए करके लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, तो हम लोग का फॉर्मूला तो ये होता था ना, m माइनस 1 बार डिफ्रेंशिएशन है 2 बाई माइनस 1, तो m माइनस 1 लिख दे रहा हूँ फिलहाल, और उसमें वैल्यू रख दी जाती थी और डिवाइड में उतने का ही फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब इसी को ही करना है ना। तो हमने जो हमारा फंक्शन था पूरा का पूरा, वो क्या था, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा फाई है बच्चों, पहले ये देख लें फाई ऑफ जेड है क्या, फाई ऑफ जेड हमारा ई पावर आई ए जेड अपॉन में जेड स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर नहीं, जेड क्योंकि वो हट जाएगा ना, जेड प्लस आई बी हो जाएगा, जेड प्लस आई बी का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना। इसको देखें अगर आप, तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस आई बी और जेड माइनस आई बी, ये तो होल पावर 2, तो इस पर भी पावर 2, इस पर भी पावर 2, ये तो हमारा रेसिड्यू वाला काम करेगा, तो ये हट जाएगा, सिर्फ इसको हम फाई जेड लेते थे, आपको अगर याद हो तो ये क्या होता था, ये हमारा फाई जेड होता था, याद रखने के लिए दिमाग में रख सकते हैं। अब इसका हमें एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि भाई पोल तो 2 ही का है ना, एक ही बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो फाई डैश जेड निकालिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगाना पड़ेगा, तो भैया लगा लो, जेड प्लस आई बी की होल पावर 4 हो गया, एक को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, है ना। तो जो ऊपर बन रहा है वो मैं लिखता हूँ ई पावर आई ए जेड हो गया, तो वहाँ से आई ए, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला डिफरेंशिएशन आता है ना, हाँ, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, जेड प्लस आई बी का होल पावर 2 और इंटू ई पावर, प्लेस कम पड़ जाएगी, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये आप समझ तो रहे हो कि क्यों हमने इसको माना है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया इंटू ई पावर आई ए जेड, ई पावर आई ए जेड का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, फिर आया माइनस, और ई पावर आई ए जेड को हम छोड़ेंगे, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे नीचे की ब्रैकेट का, तो 2 आगे आ गया और पावर एक ठो बच जाएगी, मतलब जेड प्लस आई बी बच जाएगा, और फिर जेड प्लस आई बी का करेंगे तो जेड का हो जाएगा 1, आई बी का हो जाएगा 0। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, फाई डैश ए रखेंगे, जैसे ही हम ए नहीं, यहाँ पे रखना क्या है, हमें रखना है आई बी, है ना, लिमिट वही समझ लो, लिमिट रखा है हमने। तो रखने के बाद पूरा सॉल्व जब आप करेंगे, रख देंगे जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ आई बी रखेंगे, तो सॉल्व करने के बाद पूरा का पूरा क्या बनने वाला है, -4 आई बी ब्रैकेट में ए बी प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर ई पावर माइनस ए बी, और बाकी जो होगा सॉल्व होकर के 0 0 बन जाएगा। नीचे बनेगा आपका आई बी प्लस आई बी 2 आई बी होल पावर 4, तो 16 आई पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी,
और b पावर 4, b पावर 4। ठीक है, ये बन गई। अब हमने ये तो कर लिया, अब इसको हमें क्या करना था, हमें रेसिड्यू निकालना था ना। रेसिड्यू निकालना है तो उसे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 - 1 यानी 1 फैक्टोरियल से। तो देखिए, तो रेसिड्यू ऑफ z इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू फाई ऑफ एक बार डिफ्रेंशिएशन एट ए अपॉन में 1 फैक्टोरियल, तो वही आ जाएगा फिलहाल, पूरा का पूरा वही लिख दिया जाएगा, -4 IB AB +1। उसको रख के सॉल्व जरूर करेगा, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है, अपॉन में 16 B पावर 4। ठीक है, अब हमको पता है कि ये जो हमारा आंसर आया है, ये हमारा इसका आया है ना, FZ DZ का आया है हमारा इतना आंसर। ठीक, लेकिन इसको हमें किस में कन्वर्ट करना, ये था क्या वैसे, -∞ से +∞, और FZ क्या था, cos AX, ये जो हमने निकाला है वो निकाला है e पावर IAZ अपॉन Z² + B² होल पावर 2 DZ के लिए, ये हमारा आंसर निकला है। ठीक था ये कॉस, यानी आपको हमें रियल पार्ट लेना पड़ेगा इसमें से, इमेजिनरी तो लेना नहीं पड़ेगा, क्यों भाई। और ये भी जो आया है वो इसके इक्वल नहीं, इसमें 2πa लगा करके लगाएंगे, मतलब हम जो लिखने जा रहे हैं ये किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 2πi इंटू सिग्मा आर। और ये क्या निकला हमारा, सिग्मा आर ही तो है, एक ही तो निकला, तो इसको वैल्यू रखते हैं और आई का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं, तो हमारा क्या बन गया भाई, -∞ से +∞, e पावर IMZ, सॉरी IAZ है ना, IAZ अपॉन Z² + B² होल पावर 2 DZ इज इक्वल टू आया हमारा 2πi, और जो वो आया था उसको पूरा ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं हम, -4IB AB +1। ठीक है, और e पावर -AB होल अपॉन 16B पावर 4। आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो I² -1 प्लस हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 और 8 2 ज़ा 16 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बन रहा है, पाई AB +1। ठीक है, और एक बी से एक बी भी कैंसिल हो जाएगा, और e पावर -AB और नीचे आ गया b पावर 3। अब हमको पता -∞ से +∞ नहीं निकालना था, हमें 0 से ∞ निकालना था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे z की जगह पे -z रख भी दोगे या इसका रियल पार्ट निकालोगे, तो रियल पार्ट निकालते समय कॉस में बदल जाएगा। अगर हम इसका रियल पार्ट लिखें, दोनों साइड का रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, -∞ से +∞, cos AX सॉरी AZ, cos AZ DZ अपॉन Z² + B² होल पावर 2। अगर आप देखें तो cos खुद में एक इवन फंक्शन है, ये पूरा का पूरा कैसा फंक्शन है, ये पूरा का पूरा इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन में फिर से वही प्रॉपर्टी, कौन सी, ध्यान से देखिए कौन सी, पिछले वाले क्वेश्चन में लगाई थी मैंने, ये वाली प्रॉपर्टी, इवन फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि 2 टाइम्स उसे हम कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम लगा लेंगे, प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स कैसे होगा, देखो, तो ये कन्वर्ट हो गया 2 टाइम्स करके, 2 टाइम्स 0 से ∞, cos AZ अपॉन Z² + B² होल स्क्वायर DZ। ठीक, अब ये जो भी वैल्यू आएगी, मैं इधर से 2 तो जो भी आ रहा है 2 को इरेज करके उधर ही पहुंचा देता हूँ, 2 नीचे चला जाएगा, यहाँ से 2 हट गया, तो 2 जैसे हटा तो 2 नीचे चला गया, तो आंसर क्या आया, पाई AB +1, ई पावर जो है उसे नीचे भेज देंगे, 2B³, 2 नीचे चला गया, और ई पावर AB। आई थिंक दिस वॉज द आंसर विच वॉज रिक्वायर्ड टू प्रूव। देख लीजिए एक बारी, विच वॉज रिक्वायर्ड टू प्रूव, कौन सा था आंसर, पाई AB +1 अपॉन 4B³ ई पावर AB। 4 आ रहा था, कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है, कुछ चीज़ छूट गई शायद, नीचे 4 आ रहा, बाकी सब तो कॉपी हो रहा है। देखिए क्या छूटा है, एक सेकंड देख लेते हैं,
ये जब ये 2 4 ज़ा 8 हुआ तो 8 से 16 को आपने डिवाइड किया तो नीचे 2 आएगा ना, नीचे 2 पहले से ही आ रहा है, तो ये 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, सो दिस वाज द आंसर टू विच वाज रिक्वायर्ड टू प्रूव। ठीक है, दो छोटी छोटी बातें वो भी देख लीजिए, उसके साथ साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। वो क्या है देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट नोट है एक छोटा सा, दो हैं, देखिए क्या है इम्पॉर्टेंट नंबर 1 क्या है। इम्पॉर्टेंट नंबर 1 में देखिए कुछ वैसा ही थ्योरम है। क्या है, अगर ए बी एक कोई आर्क है, ए बी इज़ एन आर्क, कोई मतलब एक वक्र है, एक छोटा सा कट है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट को आर्क बोलते हैं, जो कि जिसका जो एंगल है वो स्टार्टिंग हो रहा है थीटा 1 से थीटा 2 तक। मान लेते कोई एक एंगल है 30 से 60 तक, 30 से 90 तक, 180 से 275 तक, जो भी है ऐसे हो सकता है। ऑफ द सर्कल, सर्कल का ही अर्क होता है, मैंने भी जैसे बताया। कौन सा सर्कल लेना है, एक ऐसा सर्कल जिसमें हमें ए पे कुछ चेक करना हो और आर उसकी रेडियस हो। ठीक, एंड साथ ही साथ अगर ये होता कि भाई लिमिट हम निकालें उसकी रेसिड्यू निकालें z टेंस टू a पे, और z माइनस ए और f ऑफ z की वैल्यू अगर कांस्टेंट आ जाए इज इक्वल टू k, यानी कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट आ गई अगर मान लो, देन क्या होता है, देन एक छोटी सी इनइक्वालिटी, सॉरी एक इक्वालिटी बनती है जो डायरेक्ट आंसर देती है। क्या देती है आंसर, क्या है वो इनइक्वालिटी, लिमिट r टेंस टू 0, अगर रेडियस को 0 कर दें तो इस अर्क का जो सॉल्यूशन है, ए बी अर्क जो है उसका इंटीग्रेशन हमारा, एक सेकेंड, उसका इंटीग्रेशन हमारा आई टाइम्स थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू के बराबर आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट नंबर 1 है। एक और देखिए, जो अगला जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी है उसे, उसका नेम है, क्या नाम है, जॉर्डन्स इनइक्वालिटी। मैथमेटिशियन थे जॉर्डन, उन्होंने ये एक इनइक्वालिटी दे रखी है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन को लेकर के। ठीक है, जॉर्डन्स इनइक्वालिटी क्या है भाई, देख लीजिए। अगर हमारा थीटा जो है उसी पे बेस्ड है जो पिछला वाला हमारा थ्योरम है, वो 0 से π/2 है स्पेशलाइज्ड, देन 2 थीटा अपॉन पाई लेस देन साइन थीटा, और ये इसके बीच में है, इज कॉल्ड, ये जो आपके सामने आई इज कॉल्ड जॉर्डन्स लेमा, जॉर्डन्स इनइक्वालिटी। जॉर्डन्स इनइक्वालिटी मतलब ये जो इनइक्वालिटी आपके सामने ये वाली दिख रही है, इसे क्या बोलते हैं, जॉर्डन्स इनइक्वालिटी। याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात क्लियर है। देखिए एक और देख लीजिए, जॉर्डन ने एक लेमा दे रखी है, ये सब शॉर्ट शॉर्ट है बता दे रहा हूँ, जॉर्डन्स लेमा थ्योरम का एक पार्ट होता है ये। ठीक है, अब क्या है देखिए, अगर एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है अगर, ठीक है, एक्सेप्ट मतलब कुछ को छोड़कर, एक्सेप्ट सम फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटी, मतलब कुछ सिंगुलरिटीज़ को छोड़कर ये बाकी सब जगह अगर एनालिटिक है ना, ऑल्सो कुछ रिक्वायरमेंट है कि एफ जेड जो है वो टेंड करना चाहिए 0, एज जैसे हम एक लिमिट लगाते जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी करें तो एफ जेड हमारा 0 होना चाहिए, तब जाकर के एक इनकी एक और इक्वालिटी तैयार होती है। वो क्या है, यानी जिसको हम लोग जॉर्डन लेमा के नाम से जानते हैं, वो क्या है, वो है लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी, एक कर्व है जिसको ऐसे गामा की तरह बनाते हैं, ई पावर आई एम जेड एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, ये भी 0 आएगा जैसे कि ये 0 आएगा, उसी पे रिलेटेड है, या एम की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे जो इसकी बात हो रही है हेयर, ये जो गामा है इज सेमी सर्कल, आधा सर्कल है, मॉड जेड इज इक्वल टू आर। ठीक, और आर क्या है, वेरी लार्ज,
ठीक है, वेरी लार्ज है। ठीक है, तो ये जा कर के मेरे हिसाब से पूरा लगभग सब समाप्त होता है, मेन पॉइंट। ठीक है, कुछ हैं फालतू के, वो मुझे नहीं ठीक लगे तो उन्हें मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं, एक तरीके से एक चैप्टर छोड़ करके ख़त्म हुआ। इसका जो एक चैप्टर है उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले अब हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस को कल से परसों में, यानी नया जो मंथ है उसमें हम लोग को बाकी की दोनों जो बुक्स हैं उन्हें शुरू करना है, और ऐसे ही बिल्कुल लग करके उसे ख़त्म करना है। ठीक है, ये दोनों ही बुक्स काफ़ी हैवी थी तो लगभग ख़त्म होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।